नमस्कार। आज़ाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव के परिणाम ने देश की सियासत को कई सबक सिखाए हैं। इस चुनाव ने जहां देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को संजीवनी की नई खुराक दी है, तो वहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा को चुनाव जीतने की रणनीति पर नए सिरे से विचार करने को कहा है। इन सब से इतर जो सबसे बड़ा संदेश कर्नाटक ने दिया है वो है वोट बैंक के इधर से उधर होने का। कांग्रेस के प्रति दो बड़े क्षेत्रीय दलों समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नजरिए को इसी वोट शिफ्ट से समझा जा सकता है। कर्नाटक में जिस तरह मुस्लिम वोटरों ने थोक में कांग्रेस को वोट दिया, उससे ये संकेत मिलता है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों का ये समुदाय एक बार फिर कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहा है। विकल्प के रूप में क्षेत्रीय दल जेडीएस वहां मौजूद था, लेकिन मुसलमानों ने कांग्रेस के प्रति विश्वास जताया। वोट बैंक के इस शिफ्ट का सीधा असर सपा और टीएमसी की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के छिटके इस वोट बैंक की फसल यही दोनों काट रहे थे। आम आदमी पार्टी भी ऐसी ही फसल काट रहा है। ऐसे में इन दलों की चिंता ये हो गई है कि यदि मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ चला गया तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। वोटों का यही समीकरण मुख्य रूप से इन तीन क्षेत्रीय दलों सपा, टीएमसी और आप को कांग्रेस से दूर रहने के लिए विवश कर रहा है। इस नजरिए से कर्नाटक विधानसभा चुनाव ने सियासत के मैदान में नए समीकरणों की संभावनाओं को जन्म तो दिया ही है, साथ ही दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली कहावत को सच साबित करने की जमीन भी तैयार कर दी है। वैसे कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, लेकिन 2024 के आम चुनाव के लिए जिस तरह का माहौल बन रहा है, उसमें कर्नाटक चुनाव परिणाम से पैदा हुए इस समीकरण की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। इस नए राजनीतिक समीकरण के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कर रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद देश की कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं, खासकर जिन्हें भाजपा से परहेज है, उनकी हालत ये हो गई है कि ना तो वे ठीक से मुस्कुरा ही पा रहे हैं, ना ही दुख जताने की स्थिति में हैं। जी हां, आपने तो सुना ही होगा कि जब कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं को न्योता दिया गया था, तो उनमें से अधिकांश नेता उस समारोह में शामिल नहीं हुए, जैसे ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल। कहते हैं अरविंद केजरीवाल को तो कांग्रेस ने बुलाया ही नहीं था, लेकिन ममता और अखिलेश निमंत्रण पत्र मिलने के बाद भी वहां नहीं गए। ये चौंकाने वाला है, क्योंकि आज की तारीख में विपक्षी एकता की ये दोनों धुरी भी माने जाते हैं। हालांकि कर्नाटक में भाजपा चुनाव तो हार गई, लेकिन उसे उतने ही वोट मिले जितने पिछले विधानसभा चुनाव में मिले थे। उसका 36% वोट शेयर इंटैक्ट ही रहा। फर्क यही रहा कि कांग्रेस पार्टी को 7% वोट ज्यादा मिल गया। इन 7% में लगभग 5% वोट जेडीएस से छिटक कर कांग्रेस में आया। इस 5% में सबसे बड़ा हिस्सा मुस्लिम वोटरों का था, छोटा सा हिस्सा वोकलिका समाज का भी है। एससी और एसटी ने तो कांग्रेस को वोट दिया ही। एसटी की 16 आरक्षित सीटों में से भाजपा को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन बात यहाँ भाजपा की हार और कांग्रेस की जीत का नहीं है। बात यहाँ मुस्लिम वोटरों की कांग्रेस पर फिर से पूर्ण भरोसे की है। कर्नाटक चुनाव ने ये साबित कर दिया कि मुस्लिम वोटरों को अब भरोसा हो चला है कि भाजपा को अगर कोई पार्टी चुनौती दे सकती है तो वो है कांग्रेस। इसी बात से ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की नींद खराब हुई है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 9 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की और ये सभी कांग्रेस से हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों में से 135 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा ने महज 66 सीटें हासिल की, जिसके कारण उसे राज्य की सत्ता गंवानी पड़ी। चुनाव परिणामों से ये संदेश भी गया कि मुस्लिम वोट कांग्रेस के पक्ष में एकजुट हुआ। जनता दल सेक्युलर जेडीएस कर्नाटक की एक पार्टी, या यूं कहें एचडी देवेगौड़ा की पार्टी है, जो जनता दल से निकली हुई है। कर्नाटक में उसका जनाधार 2 तरह के वोटरों पर टिका था। वोकलिका समुदाय, जिससे एचडी देवेगौड़ा खुद आते हैं, और दूसरा मुस्लिम वोट। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये दोनों वोटर कांग्रेस की जीत का कारण भी बने। जेडीएस की पूरी राजनीति ही मुस्लिम और वोकलिका समाज पर टिकी थी। दोनों में कांग्रेस ने सेंध लगाई। वोकलिका समाज का कांग्रेस के साथ जुड़ना तो समझ में आता है, चूंकि डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने की संभावना थी।
इसलिए वोकालिका समाज के लोगों ने कांग्रेस को ज्यादा वोट दिया। लेकिन जिस प्रकार से जेडीएस को वहां के मतदाताओं ने हाशिए पर ढकेल दिया, उससे एक आशंका क्षेत्रीय दलों में बन रही है कि कहीं देश के अन्य राज्यों में भी कांग्रेस मुस्लिम वोटों में सेंधमारी न कर ले। कर्नाटक चुनाव परिणाम से खासकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ज्यादा चिंतित हैं, जिनकी राजनीति ही मुस्लिम वोटरों पर टिकी है। अब सवाल उठने लगा है कि क्या कर्नाटक के चुनाव परिणाम और खासकर एक वर्ग के वोटरों के रुझान से ये दोनों नेता डर तो नहीं गए? कहीं इसी कारण से तो ये दोनों नेता सिद्धारमैया की ताजपोशी में शामिल नहीं हुए। इन दोनों नेताओं की परेशानी यही है कि अगर कर्नाटक की तर्ज पर मुस्लिम वोट विभाजित हुए, कांग्रेस के खाते में मुस्लिम वोट ज्यादा पड़े, तो उनकी राजनीति तो गई, क्योंकि ये वोटर तो कांग्रेस के ही थे, जमीन तो कांग्रेस की ही थी, जिसकी फसल सपा और टीएमसी जैसे क्षेत्रीय दल आज काट रहे हैं। सपा के साथ तो यादव वोटर भी हैं, लेकिन भाजपा यादव वोटरों में सेंध लगाने में सक्षम है। ममता क्या करेंगी, यही डर है। अगर कांग्रेस मजबूत हुई तो ऐसी क्षेत्रीय पार्टियों का जनाधार घटेगा। फायदा किसे मिलेगा, आप बखूबी समझ सकते हैं। भाजपा को। जिस तरह से कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के रूप में फिर से लॉन्च कर रही है, उससे ममता, केजरीवाल, केसीआर, नीतीश कुमार में बेचैनी बढ़ रही होगी। भाजपा ने तो अब अपना रास्ता साफ कर दिया है। मोदी ने भी संकेत दे ही दिए हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर ही लड़ेगी। राम मंदिर का ब्रह्मास्त्र भाजपा की तरकश में आ चुका है, उसे भेदना भारत में तो किसी के बूते की बात नहीं है। साफ है, कर्नाटक चुनाव परिणाम का असर लोकसभा चुनाव में तो नहीं पड़ने वाला। हाँ, भाजपा के लिए सतर्क रहने का विषय हो सकता है। कांग्रेस को संजीवनी का एक हिस्सा मिल सकता है, लेकिन दिक्कत विपक्षी एकता में पड़ चुकी दरार की है, जो अभी तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगर हथौड़ा जरा जोर का पड़ा तो पूरी की पूरी दीवार जरूर गिरी हुई दिखाई पड़ेगी। ऐसा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के लिए प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है, और उन्हें अगर ममता, अखिलेश, केसीआर, नीतीश, तेजस्वी की पार्टियों का समर्थन प्राप्त हो गया, तो मुस्लिम वोटरों में साफ संदेश जाएगा कि कांग्रेस फिर से मजबूत हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई पार्टी अगर भाजपा को चुनौती दे सकती है तो वो कांग्रेस दे सकती है। इन क्षेत्रीय पार्टियों का मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो कांग्रेस के लिए हितकारी तो होगा, लेकिन इन पार्टियों की राजनीतिक जमीन हिल जाएगी। वैसे भी कांग्रेस को विधानसभा चुनाव की तुलना में मुस्लिम वोट लोकसभा चुनाव में ज्यादा मिलता है, खास तौर पर ऐसे राज्यों में जहां भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव का नतीजा जिस दिन आया, उसी दिन उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के भी नतीजे आए। मेरठ जो चुनावों के समय, वो चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो या निकाय चुनाव का हो, ध्रुवीकरण के लिए मशहूर है। वहां चुनावों में सपा और बसपा का उम्मीदवार भाजपा से सीधा लड़ता रहा है। अगर मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण हुआ तो सपा या बसपा का जो भी मजबूत उम्मीदवार हो, जीत जाता था। लेकिन इस बार वहां नंबर 2 जो उम्मीदवार बना वो ओवैसी की पार्टी का रहा। यहाँ भी मुस्लिम वोट सपा, बसपा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में बट गया। अखिलेश यादव के लिए ये मैसेज आंख खोलने वाले से कम नहीं होगा। अखिलेश का MY समीकरण खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि जिस दिन मुस्लिम वोटरों को लगेगा कि कांग्रेस मजबूत हो रही है तो वे कांग्रेस के साथ ही जाएंगे। वोट बटेगा तो उसका सीधा नुकसान उन पार्टियों को ही होगा जिनकी राजनीतिक जमीन ही कांग्रेस के छिटके वोटों पर टिकी है। सूत्रों की माने तो अखिलेश की समाजवादी पार्टी, ममता की TMC, केसीआर की BRS और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी मिलकर कोई रणनीति बनाने में जुटी है। हालांकि ममता ने कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस की तरफ थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा था कि TMC कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन वो ये तय कर ले कि बंगाल में हमारे खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस ने कर्नाटक से क्या संदेश दिया है? कर्नाटक दक्षिण का बड़ा दुर्ग था। कर्नाटक में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस ने बेंगलुरु में अपना शक्ति प्रदर्शन किया और ये संदेश देने की कोशिश की कि वो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करेगी। 2024 में भाजपा का मुकाबला करना है तो पार्टियां उसके साथ आएं। पिछले कुछ समय से कई दल कांग्रेस को तवज्जो देने की बजाय नसीहत देते दिख रहे थे। ऐसे में अब तक कांग्रेस बैकफुट की मुद्रा में थी। हिमाचल के बाद कर्नाटक में मिली जीत ने कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार किया है।
इस जीत से कांग्रेस को अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने में मदद मिलेगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो कर्नाटक की जीत से कांग्रेस को 2024 चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी का चेहरा आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और गुजरात चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। पार्टी में बिखराव के साथ गुटबाजी उभर कर सामने आ रही थी। ऊपर से सचिन पायलट और अशोक गहलोत का विवाद कांग्रेस की किरकिरी करा रहा था। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस कर्नाटक में जीती और फिर सिद्धारमैया और शिव कुमार को पार्टी हित में मना लिया, उसने पार्टी के आत्मविश्वास को बढ़ाया है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।